नमस्कार, बिल्कुल निरंजन जी, आवाज आ रही है और बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका और अफरोज जी आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रवि सिंह। चर्चा की शुरुआत निरंजन जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जी। मैं चाहती हूँ सबसे पहले पूरे मुद्दे का विश्लेषण हो, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो जरा सा इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। कमी आखिर कहाँ रह गई? एक होता है प्रचंड जीत हासिल करना, दूसरा होता है कि घिसट घिसट के जीत मिलना। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आपको ऐसी तस्वीर नजर आई क्या? देखिए पल्लवी जी, मेरा यह मानना है कि मैं इस मामलों को दो भागों में बांट करके देख रहा हूं। पहला भाग तो हमारे यहाँ राजस्थानी के अंदर एक चीज कही जाती है कि आ खड़े जठे पड़े को ना, यानी कि ठोकर तो लगी लेकिन गिरा नहीं। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सिचुएशन हुई कि भारतीय जनता पार्टी को झटका तो लगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये भी अपने आप में स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक कीर्तिमान है कि कोई पार्टी 10 साल पूर्ण बहुमत के साथ शासन करने के बाद में तीसरे चुनाव के अंदर लगातार उसको गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत मिले और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ले, यानी ये एक हिसाब से मेरे हिसाब से कोई छोटी बात नहीं। रही बात जहां आपने कहा जीत वाली बात, तो निश्चित रूप से देखिए इसके अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, मैं सबसे पहले जो सकारात्मक बात है उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा दोहरा दूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उड़ीसा जैसे राज्य के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा स्टैग नहीं था राजनीतिक रूप से, वहां पे उन्होंने पूर्ण बहुमत की बंपर बहुमत की सरकार बनाई और वहां से लोकसभा के अंदर भी बहुत अच्छा मैंडेट लिया। तीसरी बात, आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण का दूसरा द्वार भारत ने अपना खोल लिया, जिस तरह बीजेपी ने खोल लिया, जहां चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। और चौथी बात, जो केरला जहां पे अभी तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने ओपनिंग भी नहीं करी थी, या कहें कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की बोहनी हो गई, और तमिलनाडु के अंदर जो मत प्रतिशत है वो 3 गुना बढ़ करके, और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे राजनीतिक रूप से कुछ दिखाई देने लग गई है। तो ये चीज देख करके आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद खबर यह है कि जो आज के 50 वर्ष पहले कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कही जाएगी। पहली बात। जो अब बात करते हैं हम, जो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा उसकी, देखिए निश्चित रूप से जब भी कोई पार्टी या कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष सत्ता में होता है तो सत्ता का एक नशा ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं सर पे चढ़ करके बोलता ही बोलता है। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, मैं बार बार हर अपने प्रोग्राम में बोलता हूं कि अहम और वहम हर एक राजनीतिक दल के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से अहम और वहम की शिकार होती हुई दिख रही थी। और एक सबसे बड़ी जो आज की तारीख में त्रुटि भारतीय जनता पार्टी की आ रही थी वन वेकेशन, ये था पल्लवी जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्थिति आ गई कि केवल आप हमारी बात सुनो, आप हमें कुछ बताओ मत। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है तो आप ये मान लीजिए महंगाई नहीं है, हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है तो आप मान लीजिए बेरोजगारी नहीं है, हम कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है तो आप भी यही कहिए कि ऑल इज वेल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सोचने के लिए, एक विश्लेषण करने के लिए, और जनता ने सत्ता से बाहर किए बिना एक झटका या यूं कहें कि एक आईना दिखाया है। भले ही मिल चुकी है लेकिन सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि 2014-2019 जैसी जीत जो है वो बीजेपी को नहीं मिल पाई है, वो सीटें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई। अगर निरंजन जी हो रही है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रिश्ते बीजेपी से अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो कुछ खासा अच्छे रहे नहीं है। हमने इतिहास में ऐसी तस्वीरें भी देखी है जब चंद्रबाबू नायडू हो चाहे फिर नीतीश कुमार हो, दोनों ने ही पलटी मारी और आप दोनों ही दिल्ली में मौजूद हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं अब जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे उसी बिंदु में कुछ जोड़ना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज अगर मैं राजस्थान के चुनावों की बात करूं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें गंवाई है उनके अंदर ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी है, न कि कांग्रेस ने जीती है। आप इस चीज को भी मान के चलिए। ये आशुतोष जी की बात को ही मैं थोड़ा सा और फाइन कर रहा हूं, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अहम और वहम, और उसका कारण यही है कि
जिस तरीके से कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही, आप यकीन मानिए कि जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की जिम्मेदारियां लेकर के अपने माथे पर लेकर के और लोगों को कहता है कि बीजेपी को वोट देने चलिए, उस कार्यकर्ता की ना एडमिशन में सुनी जाती, ना हॉस्पिटल में कहीं किसी को भर्ती करवाना है उस कार्यकर्ता की नहीं सुना जाती। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इतनी जड़वत समस्या उत्पन्न हो गई थी कि लोगों को यह लगने लग गया था, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगने लग गया था कि मोदी जी आएंगे चुनाव जितवा के चले जाएंगे। ना टिकट का कोई महत्व माना गया, ना प्रत्याशी का कोई महत्व माना गया, ना कार्यकर्ता का कोई महत्व माना गया। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करके उन कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा उनको ताकत देनी पड़ेगी, जिन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस्तेमाल करके और चुनाव के बाद में अकेला छोड़ दिया, उनको भी ताकत देकर के उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आशुतोष जी कह रहे थे, इसी बात को थोड़ा सा और फाइन करता हूं कि एक व्यक्ति जो आप ये समझ लीजिए विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा लेकर के खड़ा हुआ है, एकाएक दूसरी पार्टी से जो आज तक बीजेपी को गाली दे रहा था उसको ला करके उसके सर पे बिठा दिया जाता है, वो उसको कैसे स्वीकार कर लेगा। और अगर आपको अपने वर्कफोर्स बढ़ानी थी, अगर आपको अपना कार्य आपके यहाँ अपने कार्यकर्ता और बढ़ाने थे, तो आपको एक चीज और बताऊं पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो एक सुखद परिणाम परिस्थिति और है कि जितने लोग इनके संगठन में कार्य करने की एक हिसाब से समझ लीजिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उससे ज्यादा, उससे कई गुना लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं है, लाभान्वित नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने स्तर के ऊपर कार्य करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपके चैनल के ऊपर काम करता है, तनख्वाह लेता है, 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय वो 5-6 घंटे निपटू करके चला जाता है, और एक व्यक्ति बिना तनख्वाह लिए आपके चैनल को प्यार करता है, इसलिए आकर के आपके चैनल पर झाड़ू भी लगाता है, साफ सफाई भी करता है, आपके छोटे मोटे 2-3 घंटे आपका काम करके चला जाता है। अगर उसी व्यक्ति को आप अपने चैनल के अंदर कार्यरत कर लेंगे तो आप ये सोचिए कि वो कितना शानदार काम करेगा, क्योंकि वो आपके चैनल को दिल से प्यार करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया। अब आपका जो सवाल था वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, इनकी राजनीति बड़ी परिपक्व रही है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जितना जो गठबंधन की राजनीति करें, तो जो अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार चलेगी, एक तरफ एनडीए की और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की, तो सबको पता है कि इंडिया अलायंस की जो सरकार चलेगी गठबंधन की, वो सरकार लटकती झटकती पटकती अटकती सरकार चलेगी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार चलेगी वो केवल इन तीन धड़ों के बीच में, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और एक चिराग पासवान, इन 4 के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी या इस गठबंधन को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। जबकि उधर 26 के 26, 27 के 27 रोज ब्लैकमेलिंग की खेल खेला जाएगा। जो जिस पार्टी के पास 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, वो भी ब्लैकमेल करता रहेगा, क्योंकि उनको आप ये समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को जोड़ने के बाद में आज भी अगर उनको वो सरकार बनाने की सोचते हैं, तो ना केवल चंद्रबाबू से सरकार बनती है, ना केवल नीतीश से सरकार बनती है। और अगर चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों भी मिल जाए तो भी उनकी सरकार पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाती। फिर भी उनको 2 सीट वाले, 3 सीट वाले, 1 सीट वाले, 4 सीट वाले बहुत ज्यादा तो इसलिए मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। तो इसलिए मेरा यह मानना है पल्लवी जी, ऐसी सरकार ना देश के लिए शुभकारी रहेगी, ना राजनीतिक दलों के लिए शुभकारी रहेगी। तो आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी वो अपनी राजनीति के साथ साथ अगर देश की राजनीति या देश के भविष्य के बारे में सोचते होंगे, तो निश्चित रूप से एनडीए अलायंस के साथ ही सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि जो उनको चाहिए वो शायद ये सरकार भी अब देने अलग सोचता है। निरंजन जी, आप तो बेहतर तरीके से इस चीज को जानते होंगे। निरंजन जी, समय की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एनडीए की सरकार बनती है तो क्या ये जो बड़े फैसले माना जा रहा था कि बीजेपी लेगी, इस पर किसी तरीके का प्रेशर दिख रहा है क्या? निरंजन जी,
निश्चित रूप से देखिए पल्लवी जी, जब गठबंधन की सरकार होती है और सरकार की स्थिति ऐसी होती है कि आप ये मान के चलिए कोई कोई एक दल सरकार को प्रभावित कर सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार को सहमति बना करके कोई भी कड़े फैसले लेने में बड़ा हिचक होती है, या यूं कहें कि वो एक ब्रेकर की भूमिका अदा करती है जो गठबंधन पार्टियां, पहली बात। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैं एक चीज और बताऊं पल्लवी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमी रही है वो पिछले साल 2 साल से हम देख रहे हैं, और या यूं कहें कि विशेषकर जो 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंख फैलाए और संघ को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया। और आपने तो सुना होगा जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए 400 पार करने के लिए संघ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने दम पे संघ की, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ के साथ जो सामंजस्य की कमी थी, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर के और कई चीजें ऐसी थी जिनसे संघ अभी मेरे हिसाब से उन चीजों से सहमत नहीं था। और उनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के नेताओं को ला ला करके और अचानक भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर बना दिया जा रहा था, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को राज्यसभा भेज दिया जा रहा था, किसी को पार्लियामेंट की टिकट दी जा रही थी, किसी को प्रवक्ता बना दिया जा रहा था। संघ इस चीज से भी कहीं ना कहीं संघ मेरे हिसाब से असहमत था। और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी को एक ठोकर लगी है, इस ठोकर से मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं संघ की पकड़ होगी। जी भी कह रहे थे निरंजन जी कि अब मैं से हम पर जो है वो आ चुकी है, तो शायद अब आत्ममंथन का दौर भी शुरू हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, निरंजन जी चर्चा करने।